अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज का जो लेसन है वो है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग के बारे में। तो कुछ मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग जो है ना इन चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे। सो द नंबर 1 इज़ व्हाई डू वी लर्न प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग? तो पहले तो प्रोफेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल्स को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। प्रोफेशन इज़ अ फील्ड, ठीक है ना? जैसे कि आपकी एजुकेशन, आईसीटी, इंजीनियरिंग, दीज़ आर द प्रोफेशन। अब प्रोफेशनलिज्म उसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं या क्वालिटीज़ होते हैं उसकी, उसको हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई एंड फॉलोइंग द वैल्यूज़ उसकी, जिस भी ऑर्गनाइज़ेशंस में आप रहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम कह लें। और दूसरा होता है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एज एन इंडिविजुअल, द वन हु फॉलोज। तो ये तो जो ना तीन चीजें इसमें हो गई। अब आती है कि भाई प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग में क्यों जरूरी है ना। पहली ये बात कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म को रखना इस तरीके से, मतलब कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड्स को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिलता है जिसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें सर्टेन एलिमेंट्स शामिल होते हैं, ठीक है ना? जिसमें कि आप पहला एलिमेंट ये रख लें कि इसको इंटीग्रिटी होता है, उसके बाद होता है जो ना ऑनेस्टी होता है, एंड तीसरा अगर उसको हम यूँ रख लें कि यूज़ ऑफ एन एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस, चौथा होता है पंक्चुअलिटी, पाँचवाँ होता है अबाइड द रूल्स, ओके। एंड इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टैंडर्ड्स तय कर लेती है जिस पे एक एम्प्लॉय को और या प्रोफेशनल्स को उस चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अब टीचिंग में जो प्रोफेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? तो एज़ अ टीचर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कमिटेड होते हैं आप उस स्कूल से या उस इदारे से जिसमें आपने उनके तयशुदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अब जैसे कि कैसे? पहले तो आपने एक पॉजिटिव बिहेवियर मेंटेन रखना है, जिसमें आपने अपने सब्जेक्ट या जो भी अपनी स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आपने एक कमिटमेंट करनी है दैट यू विल बी शोइंग द इंटीग्रिटी, एंड जो भी आपने स्कूल अपने और स्कूल्स के गोल्स हैं, उनको पैरेलली लेके चलना है। जो दूसरी बात होगी कि आपकी जो सेकंड कमिटमेंट जिसको कह लें कि जिसमें आप ये इंश्योर करते हैं कि आप जो भी वहाँ काम करेंगे, वो बच्चों की यानी स्टूडेंट्स की लर्निंग को फोकस रखते हुए ही करेंगे। तीसरी बात आप ये होगी प्रोफेशनलिज्म टीचिंग के, आपने पेरेंट्स को बच्चों की प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में अपडेट करते रहना है। चौथी बात ये होगी कि यू विल बी वेरी डेमोक्रेटिक, और जो भी आप ग्रेडिंग या उनकी मार्किंग करेंगे वो एक डेमोक्रेटिक एंड फेयर होगी, बायस नहीं होगी। पांचवी ये बात, आप स्कूल की रेपुटेशन को मद्देनजर रखते हुए एक अपना रोल मॉडल एज अ टीचर, एज अ रोल मॉडल जो ना उसको आप करेंगे। छठी ये बात दैट यू हैव टू गुड रिलेशनशिप विथ योर कोलीग्स और जो पीयर आपके सब्जेक्ट टीचर्स हों उनके साथ। सातवीं बात, आपने यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। आपने जो भी ट्रेनिंग या स्किल्स आप लोगों को सिखाए जाएँ तो यू हैव टू बी वेरी वेलकम्ड। आठवीं जिसको हम बात ये कर लें कि आपने जो ना यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। यू हैव टू ऑलवेज टू बी अ वेरी positive to the environment, and whatever they have recommended you, you have to follow and abide these.
तो चौथी और आखिरी, जिसको ऐसे तो बहुत सारी एक लिस्ट बन जाएगी कि आपने क्या क्या चीजें जो ना उसमें फॉलो करने हैं। तो ये एक जो ना कुछ चीजें हैं, आपको ये हेल्प करेंगी कि आपने उस आंसर को कैसे जो ना वो आंसर करना है। अगर हम दूसरे उस चीज को हम लेके चलेंगे, हाउ प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग इज बेनिफिशियल। अब देखिए, जब हम बेनिफिशियल या इम्पोर्टेंस की हम जब बात कर रहे होते हैं, तो पहली ये बात कि आप वही चीजें अगर उसमें हम बात करें कि आप टीचर इज अ मैनिफेस्टो ऑफ द स्कूल, आप एक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैटर कर रहे होते हैं, उनकी गोल्स के जो एकेडमिक गोल्स हैं उसमें हेल्प कर रहे होते हैं, अचीव करने होते हैं, तो ये एक बड़ा प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि इस स्टैंडर्ड स्कूल की स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क्स हाई हैं, जिसकी बिना पर वो सारा जो क्रेडिट जाता है वो टीचर्स की क्वालिटी और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जाता है। चौथी अगर हम बात करें इसकी कि भाई कैसे और उसको जो ना प्रोफेशनल में हेल्प होता है कि एक अ, इदारे को किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बेस पे उसको मेजर किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी पांचवी अगर इसकी हम बात अगर हम करें कि वो जो टीचर्स होते हैं वो ही उनका जो ना स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, वो ही उनके जो ना उसको आप बोलें कि डिस्प्ले क्या बोलते हैं उनको जो हीरोइक एक्शंस उनको बोलें कि कम्युनिटी जिसको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं कि एक टीचर जब किसी स्कूल में काम कर रहा होता है, चाहे वो एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे वो काम कर रहा होता है, तो वो सारे उसके एक्शंस उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं और उसी की पर्सनैलिटी उसके स्कूल को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, जिसमें उसके टीचिंग के जो फैक्टर्स होते हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर तीसरी अगर हम बात करें कि व्हाट आर द मेजर थिंग्स रिफ्लेक्ट इन योर कोर्स ऑब्जेक्टिव, जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो 10 स्टैंडर्ड्स पे मुश्तमिल है। वो 10 स्टैंडर्ड्स को छोड़ के मैं 9 स्टैंडर्ड्स की भी मैं बात करूंगा कि वो 9 स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिजाइन किए हैं रिकमेंडेशन ऑफ द यूनेस्को के बेस पर, और उसमें जो स्टेप एजुकेशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्लानिंग विंग है, वो उसको सपोर्ट कर रही होती है और उसको फंडिंग जो कर रहा है वो उसे कर रहा है। अब आ जाते हैं कि भाई अब क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो 9 स्टैंडर्ड्स उसके हैं वही उसके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। एक टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, एक टीचर को स्टूडेंट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए, एक टीचर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, एक टीचर को गुड लर्निंग एनवायरनमेंट देना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैटर किया जाए उसकी लेवल ऑफ द लर्निंग के हिसाब से। पांचवी चीज जो है ना उसकी, उसमें इस्लामिक और मोरल और सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाए कि वो जब एकेडमिक वैल्यूज के अलावा जब किसी कम्युनिटी को डील करे, पेरेंट्स, रिलेटिव, नेबर्स, उनको तो उनके एटिट्यूड्स होने चाहिए कि उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर कम्युनिटी की हम बात करें तो जो स्ट्रीट में, घरों में जो गार्बेज वगैरह कर रहे होते हैं तो वो उसको नहीं करना चाहिए, बड़ों को सलाम करना चाहिए, नमाज वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको सिखाने चाहिए। और अगर पांचवी अगर हम उसकी बात करें तो एक टीचर को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं वो नए-नए स्किल्स सीखने चाहिए। जिसकी एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि हम जो स्टूडेंट रहे हैं वो 20th सेंचुरी के। बहुत सारे टीचर हैं जो वो 20th सेंचुरी में पढ़े हैं बट पढ़ा 21st सेंचुरी में रहे हैं। उसकी जो फर्स्ट डेफिशिएंसी ये है कि वो टीचर्स जो 20th सेंचुरी में पढ़े हैं, उन्होंने कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं है। अब वो कंप्यूटर इंटीग्रेट कर रहे हैं करिकुलम में। अब कंप्यूटर इंटीग्रेट जब करिकुलम में कर रहे हैं तो फर्स्ट ही हैज़ टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जब उसने कंप्यूटर स्किल्स को सीखना है, उसके बाद जाकर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है।
and that can be possible through the CPD. Okay, तो ये जो स्टैंडर्ड्स की इम्पोर्टेंट है कि भाई आप ये मेजर चीजें हैं, ये ऑब्जेक्ट मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब दो चीजें आ जाती हैं कि भाई कुछ टीचर्स इन सर्विस हैं, कुछ प्री सर्विसेज हैं जो फ्यूचर में जाके टीचर बनेंगे, एंड इट इज अ कंपल्सरी फॉर बोथ दैट व्हेन अ टीचर either who's in service or pre-service, he has to learn all these that standards, okay, in order to be a quality teacher and qualified teacher. This is what exactly the national standards main purpose are. दूसरा अगर हम इसकी बात करें नंबर चौथे की कि एक्सप्लोर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द कोर्स आउटलाइन, हाईलाइट हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेफिनेटली इट हैज द लर्निंग आउटकम्स। If a standard one that considers that a subject knowledge, in-depth subject knowledge, that means learning outcomes will be that he has to reflect a good command on the subject. Okay, अगर वो learning environment के बारे में सीख रहा है, that means he has to provide a variety of the learning atmosphere into the classroom. Either a student is a slow, average learner or the high learner. Okay, लर्निंग एनवायरनमेंट में अगर वो उसके लर्निंग आउटकम्स ये होंगे कि वो जब टीचर ये स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेगा तो उस क्लासरूम में ही और शी जो है ना उसको पता होना चाहिए कि भाई जो इक्विटी और इक्वलिटी की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो कैसे होनी चाहिए। देयर माइट बी द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द लर्निंग, मे बी द सम स्टूडेंट्स विल बी द students have determination, they have the learning disability and difficulties. So it depends on the teacher to provide a good learning atmosphere to cater the learning of the all students in his or her classroom. और इसकी और एक अगर हम ट्राई करें कि उस टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट करना है एथिक्स वैल्यू को। अब जब तक वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा, हाउ ही कैन इंस्टिल द social and religious skills among the students. Okay, दूसरी, he has to take the responsibility of his own teaching. At the same time, that is the outcome that he has to teach the students that they have to take the responsibility of the learning. इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं इसकी लर्निंग आउटकम्स में, जब ये सारे स्टैंडर्ड्स आप सीख लेंगे तो उसमें जो एक स्टैंडर्ड्स की जो अचीवमेंट है वो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपकी क्लास में। ऑन व्हाट ग्राउंड अ पर्सन कैन डिसाइड ऑन डिफरेंशिएट अमंग जॉब एंड प्रोफेशन। जॉब एंड प्रोफेशन में फर्क क्या है? एज आई सेड, द प्रोफेशन इज योर फील्ड, एजुकेशन, आईसीटी एक्सेट्रा, इंजीनियर। उसमें आप जो पर्टिकुलर जॉब या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स योर जॉब। For example, ICT field, okay, you are the engineer, ICT engineer. Now your job will be, suppose your job is a software engineer. A software engineer, that means you have been qualified and educated and trained in these skills that to perform a job of the software engineer, but your field and the profession is the ICT. So ICT is in a broad concept, or a profession is the broad concept. However, the job is the very narrow concept, or it's stick with the specific skills. इसको मजीद अगर हम ये कर लें कि किसी भी जॉब को अगर हम दूसरे उसके कॉन्सेप्ट में ले लें कि प्रोफेशनल और या प्रोफेशन बनने के लिए आपको एजुकेशन या ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी, बट किसी भी जॉब को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वो ट्रेनिंग या एजुकेशन हासिल कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई क्लरिकल जॉब कर रहे हैं किसी ऑफिस में, but it's not necessary that you have to be that the qualified or you have to get the degree of certain skills for that. You have to compile files and folders. Okay, that's fine. Okay, you learn from somebody and you can continue. अगर हम किसी इंडस्ट्रियल वर्क या उसकी हम बात करें, किसी भी इंडस्ट्रीज में काम, so you have seen somebody, okay, certain skill that how to operate the machines, okay, but
For engineers, that you have to a degree in the certain, for hard engineers, for agriculture engineers, that you have to perform the specific task. Okay, तो ये एक जॉब और उसमें प्रोफेशन में आपका फर्क हो जाएगा। अगर इसको हम कुछ मजीद स्कोप या उसके हवाले से हम बात करें, तो जो स्कोप है प्रोफेशन का वो ब्रॉड है, वाइडर है, जॉब का नैरो है। प्रोफेशन के लिए तालीम और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। फॉर ट्रेनिंग एंड जॉब के लिए यू हैव टू माइट जस्ट ऑब्जर्व और गेट अ शॉर्ट course or something like that, or you can just copy the skill from somebody and you can continue. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें प्रोफेशन में जैसे कि डॉक्टर्स या इंजीनियर्स होते हैं, तो उनकी नई टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं, अभी जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह आ रहा है या एआई आ रहा है। So these doctors and engineers, they will be using in order to boost up their skills. Okay, but for a job, a certain person, it doesn't necessarily, okay, is certainly the completing the task. Okay, and profession is the specialized skills, however the job is not the specialized skills. So ये एक difference हो गया आपका। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशंस की अगर हम बात करें, तो मैंने बता दिए हैं इसके। तो ये स्पेशलाइज्ड टास्क है, ये इसमें ऑटोनॉमी होती है, दैट मींस यू आर इंडिपेंडेंस एंड हैव अ फ्रीडम टू परफॉर्म योर ओन जॉब। ओके, एंड यू नो एंड that you are the specialized, okay, and that you can only the perform. Okay, you can the corresponding somebody with else, okay, but you have the responsibility to do the lesson. For example, like a neurosurgeon की हम बात करें या आई स्पेशलिस्ट की बात करें, okay, he can concern but he cannot ask somebody what to do. He's already specialized, okay, and that's is a specialized, skilled and qualified to perform his job. It's a profession में they have to take the accountability, okay, and the responsibility of this one. इसमें ethical concepts बड़ा जरूरी होता है कि जो प्रोफेशनल होता है वो बड़ा ethical values follow कर रहा होता है, but जो jobs में होती हैं, as I said, it's a narrow bit bounded, so for that they don't care about that, okay, because profession you cannot switch it, but a job you can easily switch it, okay. So every profession, every job is not a profession, but every profession is a job. तो ये आप इस चीज को याद रख लें कि what is your teaching philosophy, okay, that every teacher has its own philosophy, okay. The some of the teachings they have follow the activity based learning, some of they have the teacher center, some of the student center, okay. So focus on it, that what you follow into the classrooms, okay, that you have to go accordingly and explain it, okay. How standards can be helpful to make the teacher professional? Of course, these standards are the national benchmarks and they are the certain skills, okay, in certain domains, that each standard has to be performed into the 3 domains. For example, subject knowledge, disposition, and performance skills. Let me explain what are these 3, okay. By subject knowledge, but that means you are good at certain, that in your specific subject, okay. Disposition means how you are going to implement this subject into the classroom. Performance skill, that means what the end of the implementation the students will be able to. So every standard has been measured into the 3 domains: subject knowledge, disposition, as well as uski performance skills, okay. So every standard is very important, okay. It's a helping to every individual teacher to polish or enhance their skills, like the skills of the teaching, assessment, and ethical values, professional development, learning environment, instructional skills, and constructed new knowledge, making the habits, okay, for the and acquire new skills among the students, okay. This is you can obtain and acquire through learning these standards, okay. What are the challenges of the teaching of the professions? अब teaching profession में जो challenges हैं, बहुत सारे उसमें challenges आ सकते हैं ना आप जब आप students को पढ़ा रहे होते हैं, तो there will be the lack of the resources. Some schools, they don't have the enough resources. They don't use the technology as well as
might you get, that the students, they are low learners, and maybe you have, that the administration issues, maybe you have the class capacity, above the standard capacity. Okay, so these are the certain the challenges. Okay, maybe as an you are not autonomous, you don't have any authority to bring changes. Okay, maybe you have an educate admin that is the barrier among, in the teaching and learning. Okay, so these are the same things. Okay, when you are obstacles to teacher and development, when you are conducting, the professional development trainings. Okay, so some the schools, avoid to conduct these trainings because it needs to, budget, and it costs a lot, and there is uh, users of the many resources, so they avoid these professional trainings, so they hire the unqualified teachers to continue their uh, academic year, and that definitely reflects the students performance. Okay, what are the ways of the teacher continuous development as an profession? Okay, बहुत सारे होते हैं, आप वर्कशॉप करा लें उनको, सेमिनार्स करा लें उनको, पीयर ऑब्जर्वेशन उनकी करा लें, आप उन टीचर्स को देख लें जो किसी स्किल्स में अच्छे हैं, तो उनसे कोई वर्कशॉप आप करा लें उनको, जो एनजीओस जो वर्कशॉप करती हैं, आप उनको उनमें उनको पार्टिसिपेशन करा लें। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि कैम्ब्रिज हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस आप उनको करवा लें, इंटर स्कूल करा लें आप, जो ना एक्सटर्नल स्कूल्स आप जो वर्कशॉप्स हैं उनको करा लें, किसी गेस्ट स्पीकर को आप बुला लें, आप जो ना जो एलुमनाई है आप उनको बुला लें, आप उनकी जो ना वो कंडक्ट कर लें। सो दीज आर द सर्टेन are the things I wanted to share with you. I hope this will help you in your exam. Thank you.